स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाईगिरी में। आज हमारे लाइफ प्रोसेस का थर्ड लेक्चर है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। बेसिकली आज हम लोग को दो मेजर टॉपिक में पढ़ना है। पहला हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग और दूसरा हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग के साथ। Transportation in human beings. Blood is the fluid connective tissue which is mainly concerned with transportation of various substances such as respiratory gases, nutrients and waste product. यानी हमारा ब्लड जो है वो एक है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसका मेन जो फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्टेशन। अलग अलग सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन उसका मेन फंक्शन है। जैसे हमारे रेस्पिरेटरी गैसेज हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए और वेस्ट प्रोडक्ट हो गए। यानी हमारे ह्यूमन बॉडी में जो मेन सब्सटेंस जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है वो है हमारा ब्लड। हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स क्या हैं वो देखते हैं। पहला कंपोनेंट हो गया इसका प्लाज्मा, दूसरा है रेड ब्लड सेल, तीसरा है वाइट ब्लड सेल और चौथा है प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा का क्या काम है पहले वो देखते हैं। प्लाज्मा इट प्रोवाइड्स फ्लूइड मीडियम एंड इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म। यानी हमारा जो ब्लड का जो फ्लूइड जो फॉर्म जो दिखता है हम लोग को वो प्लाज्मा की वजह से है। और हमारे प्लाज्मा जो है वो फूड हुआ, ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट सबके ट्रांसपोर्ट में काम आता है। रेड ब्लड सेल्स इट इज़ इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में काम आता है, लेकिन जो हमारा हेमोग्लोबिन है वो प्रेजेंट होता है हमारे रेड ब्लड सेल्स में। वाइट ब्लड सेल्स इट किल्स बैक्टीरिया, जर्म्स एंड वायरस दैट एंटर ऑफ बॉडी। ये जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स है उनका जो मेन फंक्शन है वो है फैगोसाइटोसिस। यानी जितने भी बैक्टीरिया, जर्म्स और वायरस है जो हमारे खाने के साथ हमारे बॉडी में एंटर हो जाते हैं वो लोग से ये लड़ते हैं और उन लोग को मार देते हैं। प्लेटलेट्स इट इज़ कंसर्न विथ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अगर मान लीजिए हमारे किसी भी ब्लड वेसल्स में या फिर कहीं पे भी इंजरी होती है तो वहाँ पे आप देखोगे ब्लड क्लॉट कर जाता है। तो ब्लड क्लॉट करता है हमारे प्लेटलेट्स की वजह से। तो ये था हमारे ब्लड का कंपोनेंट। अब हम लोग पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। तो बेसिकली हमारे बॉडी में 3 टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं। पहला हो गया आर्टरीज, दूसरा हो गया वेन्स और तीसरा हो गया कैपिलरीज। अब आर्टरीज क्या होते हैं वो देखते हैं पहले। आर्टरीज आर दी वेसल्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। यानी हमारे जो आर्टरीज हैं उनका जो मेन जो फंक्शन जो है वो है ब्लड कैरी करना हमारे हार्ट से वेरियस ऑर्गन्स तक। लेकिन हमारे जो ये आर्टरीज है वो कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट से हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक। लेकिन हमारा इसमें एक आता है एक्सेप्शन, वो है हमारा पल्मोनरी आर्टरी, जो क्या करता है कि वो ब्लड तो कैरी करता है हमारे हार्ट से लंग्स तक, लेकिन वो कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। Since the blood emerges from the heart under high pressure, the arteries have thick and elastic wall. क्योंकि हमारे जो हार्ट से जो ब्लड रिलीज होता है वो काफ़ी हाई प्रेशर में होता है, इसी वजह से हमारे आर्टरीज के वॉल जो है वो थिक और इलास्टिक होते हैं ताकि वो कभी भी प्रेशर की वजह से रप्चर ना हो। अब पढ़ते हैं हम लोग वेन्स के बारे में। वेन्स कलेक्ट डीऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। यानी हमारे जो वेन्स है हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन से डीऑक्सीडेटेड ब्लड कलेक्ट करते हैं और लेकर आते हैं हमारे हार्ट तक। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो है हमारा पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन का फंक्शन ये है कि वो हमारे लंग्स से ब्लड लेकर आता है हमारे हार्ट तक, लेकिन वो जो ब्लड लेकर आता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। Veins do not have thick walls because the blood is no longer under pressure. Instead, they have walls that ensure that the blood flows only in one direction. तो जो हमारे वेन्स के जो वॉल होते हैं वो थिक नहीं होते क्योंकि ब्लड अब कोई ज़्यादा प्रेशर में नहीं होता है। और वही लेकिन हमारे वेन्स के पास जो है वो वॉल्स होते हैं ताकि हमारे जो ब्लड का बैक फ्लो वो प्रिवेंट कर सके। तो ये था हमारे आर्टरीज और वेन्स। अब हम लोग पढ़ेंगे कैपिलरीज के बारे में। कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट वेसल्स कनेक्टिंग द आर्टरीज एंड वेन्स। तो हमारे जो कैपिलरीज है स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स है जो हमारे आर्टरीज को कनेक्ट करते हैं हमारे वेन से। द कैपिलरीज आर वन सेल थिक वॉल। तो हमारे जो कैपिलरीज के जो वॉल है वो बनते हैं सिंगल सेल से, यानी एक सिंगल सेल का लेयर से कैपिलरीज के वॉल बने हुए हैं। इसकी थिकनेस काफ़ी कम होती है। दे आर मेनली कंसर्न विद एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स बिटवीन ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल्स। देख होता क्या है कि हमारे जो आर्टरीज है वो अलग अलग सेल्स तक पहुंच नहीं सकते, तो ये कैपिलरीज है वो मेजरली अलग अलग सेल्स तक पहुंचते हैं और जो भी एक्सचेंज होता है हमारे ब्लड में और सेल में ये कैपिलरीज का काम है। चाहे वो हमारा गैसेस का एक्सचेंज हो
या फिर न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो या फिर वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सचेंज हो, ये सारे एक्सचेंज के काम में कैपिलरीज काम आते हैं। जैसे कि आप एक डायग्राम देख रहे हो कि ये आर्टरीज है जो डिवाइड होता है बनाता है आर्ट्रियोस, और फिर आर्ट्रियोस जो है फर्दर डिवाइड होता है बनाता है कैपिलरी नेटवर्क। वहीं पे बहुत सारे कैपिलरीज जो हैं वो ज्वाइन करके बनाते हैं पहले वेन्यूज़, और वेन्यूज़ सब ज्वाइन होकर बनाते हैं हमारा वेन। तो कुछ ये था हमारा कैपिलरीज। अब हम लोग पढ़ेंगे पंपिंग ऑर्गन के बारे में। हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स तक ब्लड पुश करने के लिए हमें एक पंप की ज़रूरत होती है। तो एज अ पंपिंग ऑर्गन काम करता है हमारा हार्ट। तो हम लोग पढ़ते हैं हम लोग हार्ट के बारे में। हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच वर्क्स एज अ पंप, यानी हार्ट का जो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और ये काम करता है एज अ पंप जो ब्लड पंप करता है हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स तक। इट इज़ द साइज ऑफ अ फिस्ट, यानी हमारा जो हार्ट का जो साइज है हमारे फिस्ट की साइज जितना है। इट हैज़ टू साइड्स विच आर सेपरेटेड बाय अ पार्टीशन सो दैट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डू नॉट गेट मिक्सड अप। यानी हमारे हार्ट के दो साइड्स हैं। ऐसे मान लीजिए हमारा ये अगर हार्ट है, उसके दो साइड्स हैं, एक हो गया हमारा राइट साइड और दूसरा हो गया हमारा लेफ्ट साइड। एक साइड होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और साइड होता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो राइट और लेफ्ट को सेपरेट कर रहा होता है एक पार्टीशन, जिसको हम लोग कहते हैं सेप्टम। इट हैज़ 4 चैम्बर्स, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। जो दो अपर चैम्बर्स है उसको कहते हैं हम लोग आर्ट्रिया, और जो लोअर चैम्बर्स है उन्हें कहते हैं हम लोग वेंट्रिकल्स। तो हम लोग देखते हैं हार्ट का डायग्राम। ये डायग्राम हमको दिख रहा है, ये हमारा हार्ट है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे हार्ट डिवाइड होता है लेफ्ट और राइट पार्ट में, और वो डिवीजन होता है एक पार्टीशन की वजह से। तो ये जो वो ये दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये पार्टीशन है जो डिवाइड कर रहा है हमारे हार्ट को राइट और लेफ्ट पार्ट में, और इस पार्टीशन का नाम है सेप्टम। फिर हम लोगों ने बात की थी कि हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। तो जैसे देखिए आपको देखा कि हमारा हार्ट तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, राइट और लेफ्ट में। फिर होता है डिवाइड होता है वो अपर और लोअर पार्ट में। तो अपर पार्ट में आता है हमारा 2 एट्रियम और लोअर पार्ट में आता है हमारा 2 वेंट्रिकल। अगर मानो कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा हमारे हार्ट का, तो हम बात करते हैं कि ये जो एक डिवाइडिंग वॉल है, इसे हम सेप्टम कहते हैं, वो डिवाइड कर दिया राइट और लेफ्ट में। फिर आता है हमारा डिवीजन, यहाँ पे एक वॉल्व होता है और यहाँ पे एक वॉल्व होता है जो डिवाइड करता है अपर और लोअर पार्ट में। तो हमारे जो राइट अपर पार्ट में आता है हमारा राइट एट्रियम, फिर हमारे लेफ्ट अपर पार्ट में आता है हमारा लेफ्ट एट्रियम, फिर हमारे राइट लोअर पार्ट में आता है हमारा राइट वेंट्रिकल, और फिर लेफ्ट लोअर पार्ट में आता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमारे राइट आर्ट्रियम में 2 ब्लड वेसल्स होते हैं, जो 2 वेना कावा होते हैं जो हमारे अलग अलग पार्ट से ब्लड लेके आते हैं। एक वेना कावा क्या करता है कि हमारे बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड लेकर आता है, और ये जो हमारा दूसरा वेना कावा है वो हमारे बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड लेकर आता है। वहीं पर हम लोग बात करते हैं राइट वेंट्रिकल की। तो राइट वेंट्रिकल में से हमारे एक ब्लड वेसल्स होता है जो ब्लड लेकर जाता है हमारे हार्ट से। ऐसे देखो हमारा जो राइट आर्ट्रियम क्या होता है, राइट आर्ट्रियम में जितने भी ब्लड वेसल्स है वो ब्लड लेकर आते हैं, वही राइट वेंट्रिकल से जो भी ब्लड वेसल्स है वो हमारे हार्ट से ब्लड लेकर जाते हैं। तो हमारे जो राइट वेंट्रिकल में होता है पल्मोनरी आर्टरी, जो ब्लड लेके जाता है हमारे हार्ट से लंग्स तक। वही हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में पल्मोनरी वेन्स आ रहे होते हैं। बेसिकली 4 पल्मोनरी वेन्स आते हैं, 2 पल्मोनरी वेन हमारे ईच लंग से। तो ये जो पल्मोनरी वेन्स है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं हमारे लंग्स से हमारे हार्ट में। फिर आता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, इससे जो ब्लड वेसल्स निकलता है वो है अओर्टा, जो हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचाता है। तो बेसिकली ये था हमारा हार्ट। अब हम देखते हैं एग्जैक्टली जो ब्लड ट्रांसपोर्ट है वो होता कैसे है। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। अच्छा, हम लोगों ने सुना है कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो होता है डबल सर्कुलेशन। अब उसको ऐसा क्यों कहा जाता है वो जानते हैं हम लोग। जैसे कि हमने थोड़ा पहले पढ़ा था कि हमारे जो राइट एट्रियम में वेना कावा आता है, और वेना कावा क्या करता है कि हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड लेकर आता है। तो जब हमारा जो राइट एट्रियम में जिस वक्त डायलेट हुआ रहता है उस टाइम हमारा वेना कावा ब्लड लेके आता है हमारे डिफरेंट पार्ट से बॉडी के, और हमारा राइट एट्रियम को फिल करता है। फिर हमारा जब राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो जब हमारा जो राइट वेंट्रिकल है वो डायलेट करता है, जिसकी वजह से हमारे राइट एट्रियम में जो भी ब्लड फिल हुआ वो चल जाता है हमारे राइट वेंट्रिकल में। फिर जब हमारा राइट वेंट्रिकल फिल हो जाता है और उसके बाद हमारे राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होती है,
जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो हमारे राइट वेंट्रिकल से जो जितने भी ब्लड थे हमारे राइट वेंट्रिकल में, वो हमारे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चले जाते हैं हमारे लंग्स में। लंग्स में क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है वो प्यूरिफाई होता है। फिर जब हमारा जो लेफ्ट आर्टरियम में जब वो डायलेट कर रहा होता है, तब हमारे लंग्स से ये क्या बोलते हैं पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे ब्लड आते हैं हमारे लेफ्ट आर्टरियम में। फिर हमारा जब लेफ्ट आर्टरियम पूरा फिल हो चुका होता है, फिर हमारा जब लेफ्ट आर्टरियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस वक्त हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में डायलेशन होता है, जिसकी वजह से हमारे जितने भी ब्लड है हमारे लेफ्ट आर्टरियम से चले जाते हैं हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर हमारा जब लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी तरह से फिल हो जाता है, फिर उसके बाद जब उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो हमारा जो अओर्टा है, जो हमारे जो ब्लड से सब हमारे जो अओर्टा होता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में, अओर्टा के थ्रू हमारा जो ब्लड है वो हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाया जाता है। फिर वहीं हमारे डिफरेंट ऑर्गन से वापस हमारे वेना कावा के थ्रू वापस राइट एट्रियम में आता है। फिर ऐसे ही साइकिल चलता रहता है। तो अब ऐसे आप डायग्राम देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि हमारे जो हार्ट में ब्लड 2 बार आ रहा है, पहले वेना कावा के थ्रू और दूसरा पल्मोनरी वेन के थ्रू। ये 2 बार हमारे हार्ट में ब्लड आने की वजह से हम जो ये ब्लड सर्कुलेशन है हमारे बॉडी का, उसको हम लोग कहते हैं डबल सर्कुलेशन। तो ये था हमारे ब्लड सर्कुलेशन का पूरा पाथवे। हम लोगों ने ये समझ लिया कि हम लोग ब्लड सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं। अब ये जानते हैं कि हमारा जो हार्ट है उसके 4 चैम्बर होने की वजह से क्या क्या फ़ायदे हैं। एक्चुअली देखो, हमारे जो बॉडी में हम लोग को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमारे बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है। ज़्यादा ऑक्सीजन की वजह हम लोग को चाहिए, इसलिए हमारे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और फिर हमारे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोनों का मिक्स ना होना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से ही हमारे जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड होते हैं। ये अगर हमारे हार्ट अगर 4 चैम्बर्ड ना हो तो चांसेस है कि हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दोनों की मिक्सिंग हो जाएगी। इसकी वजह से हमारे जो ब्लड में ऑक्सीजन की जो कंटेंट है वो कम हो जाएगा और हम लोग को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हम लोग प्रॉपर एनर्जी जो भी डिराइव होता है उसमें हम लोग को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ता है। अगर हम लोग को कम एनर्जी मिलेगी तो हम लोग कम काम कर पाएंगे, मतलब एक तरह से वीकनेस लगेगी, या फिर हम लोग जितना डे टू डे लाइफ में काम कर लेते हैं उतना काम हम लोग नहीं कर पाएंगे। वही हम लोग बात करते हैं रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की, तो उन लोग की जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड है। देखो, बेसिकली रीज़न यही है कि उन लोग को एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है उन लोगों की अगर ब्लड में मिक्सिंग होती है तो फिर वो चलता है, मतलब उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। वही अगर हम लोग बात करें फिशेस की, तो उन लोगों का जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड है। और जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो डबल सर्कुलेशन है, वहीं जो फिशेस है उन लोगों में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सिंगल सर्कुलेशन है। उन लोगों में होता है क्या है कि जैसे उन लोगों का हार्ट में ब्लड आया, फिर ब्लड हार्ट से चला जाता है गिल्स में जहाँ पे वो प्यूरिफाई होता है, फिर गिल्स से जाता है वो दूसरे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, फिर वहाँ से अलग अलग बॉडी पार्ट से वो आ जाता है वापस हार्ट में, और वैसे ही साइकिल कंटिन्यू होता है। तो ये था हमारा हार्ट का। अब हम लोग पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में। अब तक हम लोगों ने ब्लड के बारे में जान लिया, अब देखते हैं कि लिम्फ क्या है। लिम्फ through the pores present in the walls of capillaries, some amount of plasma, proteins and blood cells escape into intercellular space in the tissues to form the tissue fluid or lymph। हमारे जो कैपिलरीज के वॉल है उसमें काफ़ी सारे पोर्स होते हैं, जिससे प्लाज्मा हुआ, प्रोटीन्स हुआ या ब्लड सेल्स हुआ वो बाहर आ जाते हैं और आ जाते हैं हमारे टिश्यूज़ के इंटरसेलुलर स्पेसेस में और फॉर्म कर देते हैं टिश्यू फ्लूइड या फिर लिम्फ। इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन। ये जो हमारा लिम्फ है, हमारे जो ब्लड का प्लाज्मा है उससे काफ़ी हद तक सिमिलर है, बस डिफरेंस ये है कि हमारा जो लिम्फ है वो कलरलेस है और जो क्वांटिटी है प्रोटीन की हमारे लिम्फ में ये प्लाज्मा के कंपैरेटिवली काफ़ी कम होती है। Lymph drains into lymphatic capillaries from the intercellular spaces, which join to form large lymph vessels that finally open into large veins। तो हमारा जो लिम्फ है हमारे इंटरसेलुलर स्पेसेस से वो ड्रेन हो जाता है लिम्फेटिक कैपिलरीज में, फिर वो लिम्फेटिक कैपिलरी से चला जाता है हमारे लार्ज लिम्फ वेसल्स में और फाइनली आ जाता है हमारे लार्जर वेन्स में। लिम्फ एब्जॉर्ब्स डाइजेस्टेड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। यानी हमारे जो इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड फैट है उसको लिम्फ एब्जॉर्ब कर लेता है
और फिर इसका एक और काम है कि हमारे जो एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में जो हमारे एक्सेस फ्लूइड होते हैं उसको वो वापस ब्लड में ड्रेन कर देता है। तो ये था हमारा लिम्फ। ब्लड प्रेशर, द फोर्स दैट ब्लड exerts against the wall of a vessel is called blood pressure. This pressure is much greater in arteries than in veins. हमारे जो वेसल्स में जो ब्लड फ्लो होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे वेसल्स के वॉल पे एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इस प्रेशर को कहते हैं हम लोग ब्लड प्रेशर। और ये जो ब्लड प्रेशर है हमारे आर्टरीज में ज़्यादा होता है, वही हमारे वेन्स में ये कम होता है। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर and the pressure in artery during ventricular diastole is called diastolic pressure. हमारे आर्टरीज में जो ब्लड प्रेशर होता है जब हमारा जो वेंट्रिकल से जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उस टाइम को कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। वही हमारे जो आर्टरीज में जो ब्लड प्रेशर होता है जब हमारा जो वेंट्रिकल से वो रिलैक्सिंग पोजीशन में होता है तब से कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mm of Hg एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mm of Hg। यानी हमारा नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो होता है 120/80। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर। ये जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो मेजर होता है स्फिग्मोमैनोमीटर से। अगर मेडिकल में आप आओगे तो आपका जो पहला एक्सपेरिमेंट है वो आपका ब्लड प्रेशर मेजरमेंट ही होता है। हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन एंड इज कॉज्ड बाय द कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्ट्रियोल्स which result in increased resistance to blood flow. It can lead to the rupture of an artery and internal bleeding. अगर हमारा जो ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई हो गया तो उसको कहते हैं हम लोग हाइपरटेंशन। और ये इसलिए होता है कि हमारे जो आर्ट्रियोल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, इसकी वजह से रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है हमारे ब्लड फ्लो में। और इसकी वजह से हो सकता है कि हमारे आर्टरीज जो है वो रप्चर हो जाए और हमारे बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये था हमारा ब्लड प्रेशर और यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब पढ़ेंगे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, तो बेसिकली इसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। इन दोनों को हम लोग अलग इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमारे जो प्लांट्स हैं उसमें डिफरेंट टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं वाटर और फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए। लेकिन इसके बारे में पढ़ने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है प्लांट्स में वो स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों है। The plant needs less energy because they do not move and therefore have slow transport system. हमारे प्लांट्स जो है क्यों मूव नहीं कर रहे होते उन्हें कंपैरेटिवली लेस एनर्जी की जरूरत होती है, इसीलिए उनके पास जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो होता है स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो अब इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, इट टेक्स प्लेस बाय जाइलम टिश्यू, दैट इज वेसल्स एंड ट्रैकिड्स दैट आर प्रेजेंट इन लीव्स, रूट एंड स्टेम. These tissues are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all parts of the plant. ये जो हमारा जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है जाइलम टिश्यू के थ्रू। अगर स्पेसिफिकली बोला जाए तो वेसल्स और ट्रैकिड्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारे लीव्स में, रूट्स में और स्टेम्स में। और जितने भी ये जाइलम टिश्यूज हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं ताकि एक कंटिन्यूस सिस्टम बन सके हमारे वाटर कंडक्टिंग चैनल का, जो हमारे प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचता है। रूट सेल्स टेक अप आयंस फ्रॉम द सॉइल विच क्रिएट्स अ कंसंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन रूट एंड सॉइल. वाटर फॉलोज एंड इंक्रीजेस द प्रेशर इनसाइड द जाइलम. दिस पॉजिटिव प्रेशर इज कॉल्ड रूट प्रेशर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर. हमारे जो रूट सेल्स हैं वो सॉइल से क्या करते हैं, आयंस एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो रूट और सॉइल में काफ़ी अच्छा खासा कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो जाता है. अब इस कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए हमारे जो वाटर है वो भी रूट्स में एब्जॉर्ब हो जाता है. और वाटर एब्जॉर्ब करने से होता क्या है कि हमारे जो जाइलम है उसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. और ये जो प्रेशर इंक्रीज होता है वो एक पॉजिटिव प्रेशर है जिसे हम लोग कहते हैं रूट प्रेशर. और ये प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ही हमारा जो वाटर है वो अपवर्ड मूव हो जाता है, जिसमें से हमारा जो वाटर कॉलम है हमारे प्लांट में वो राइज कर जाता है. लेकिन ये जो हमारा रूट प्रेशर है एक्चुअल में ये सिर्फ स्मॉल प्लांट्स जिनकी हाइट कम होती है उनमें ही काम आता है वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए. ऐसे अगर हम लोग कोई जो लंबे लंबे प्लांट्स में उसमें सिर्फ रूट प्रेशर सफिशिएंट नहीं होता है वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए. इन वेरी टॉल प्लांट्स ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स अ सक्शन प्रेशर विच पुश द वाटर अपवर्ड्स. वही अगर हम लोग बात करें जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं उसमें जो ट्रांसपिरेशन होता है उसकी वजह से एक सक्शन प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से हमारा वो वाटर जो है
ऊपर की तरफ खिंचा जाता है। अभी बात आती है कि ये ट्रांसपिरेशन होता क्या है। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। यानी हमारा जो प्लांट के एरियल पार्ट्स जैसे हमारे लीव्स हुए फिर स्टेम्स हुए उन सरफेस से वाटर लॉस होता है वेपर के फॉर्म में, इसको कहते हैं हम लोग ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन का फंक्शन क्या है? दो फंक्शन है मेजर, एक हुआ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स और दूसरा हुआ हमारे प्लांट्स का टेम्परेचर रेगुलेट करना। यानी अगर अब देखा जाए तो अगर वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें, अगर प्लांट अगर शॉर्ट हाइटेड है तो रूट प्रेशर से काम चल जाता है, लेकिन अगर लंबे प्लांट्स हैं तो हम लोग को जरूरत पड़ती है ट्रांसपिरेशन की। द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर बाय जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल। ये जो हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वाटर का हमेशा यूनिडायरेक्शनल यानी हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही होता है। तो ये था हमारा वाटर का ट्रांसपोर्ट। लेकिन इसमें एक पॉइंट और आप लोग ऐड कर लीजिए कि जो हमारा जो रूट प्रेशर है उसके थ्रू जो वाटर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो जनरली नाइट में होता है। वहीं अगर हम लोग बात करें डे टाइम में तो हमारा जो ट्रांसपिरेशन है वो मेजरली इन्वॉल्व होता है हमारे वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के बारे में। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन एंड इट टेक्स प्लेस बाय फ्लोएम टिश्यू। ये हमारा फूड हो गया फिर और सब्सटेंस हो गया, उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग ट्रांसलोकेशन, और इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं हमारे फ्लोएम टिश्यू। दिस ट्रांसलोकेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द सीव ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम टिश्यू विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स। यानी हमारा जो ये ट्रांसलोकेशन प्रोसेस है उसमें अगर स्पेसिफिकली बात किया जाए तो हमारे फ्लोएम के सीव ट्यूब्स इन्वॉल्व होते हैं, और इस ट्रांसलोकेशन प्रोसेस में हमारे सीव ट्यूब्स का जो हेल्प करते हैं वो है हमारे कंपेनियन सेल्स जो हमारे सीव ट्यूब्स के बगल में ही होते हैं। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अकर्स इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है वो यूनिडायरेक्शनल है, लेकिन वही हमारा जो फूड का ट्रांसपोर्ट है वो बाई डायरेक्शनल यानी वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी होता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी होता है। अब इसका फ़ायदा क्या है हम लोग वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द स्प्रिंग sugar stored in root or stem tissue would be transported to the birds which need energy to grow। ऐसे तो नॉर्मल केस में क्या होता है कि हमारे जो लीव्स से फूड अलग अलग पार्ट में जाते हैं, लेकिन मान लो कि स्प्रिंग सीजन है जिसमें ग्रोइंग स्टेज है एक्चुअल में, तो होता क्या है कि हमारे जो रूट और स्टेम में जो शुगर स्टोर्ड होते हैं वो ग्रोइंग एरियाज में आते हैं ताकि वहाँ एनर्जी प्रोवाइड कर सके और वो एरिया ग्रो कर सके। Unlike transport in xylem which occurs due to physical forces, transport in phloem occurs require energy in the form of ATP। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ट्रांसपोर्ट होता है हमारे जाइलम में उनमें फिजिकल फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हमारा ट्रांसपिरेशन इन्वॉल्व होता है और रूट प्रेशर इन्वॉल्व होता है। लेकिन वही हम लोग बात करें ट्रांसपोर्ट इन ये फ्लोएम में तो इसमें हम लोग को एनर्जी की जरूरत होती है ATP के फॉर्म में। अब एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है ट्रांसपोर्ट इन फ्लोएम वो हम समझेंगे डायग्राम के थ्रू। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है उसके हेल्प से समझेंगे हम लोग कि हमारा जो फूड का ट्रांसपोर्ट जो है फ्लोएम के थ्रू कैसे होता है। हमारे लीफ में जो भी फूड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जैसे मान लो सुक्रोज, उसको अगर हम लोग को फ्लोएम में ट्रांसफर करना होता है तो हम लोग को जरूरत होती है एनर्जी की, और ये एनर्जी प्रोवाइड की जाती है ATP के फॉर्म में। और जैसे ही हमारा सुक्रोज फ्लोएम में आता है तो हमारे फ्लोएम की जो कंसनट्रेशन है वो बढ़ जाती है, और कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से होता क्या है कि हमारे जो लीफ में जो वाटर होते हैं वो ट्रांसफर हो जाता है हमारे फ्लोएम में ताकि जो कंसंट्रेशन है वो बैलेंस कर सके। और सडनली क्या होता है हमारे जो जाइलम जो होते हैं उसमें से वाटर जो है सडनली हमारे फ्लोएम में ट्रांसफर हो जाते हैं, और सडनली डिफ्यूजन की वजह से हमारा जो फ्लोएम का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है, और ये प्रेशर बढ़ने की वजह से ही हमारा जो फूड है वो डिफरेंट पार्ट्स प्लांट में ट्रांसफर हो जाता है जहाँ पे प्रेशर कम होते हैं। तो ये था हमारा फूड का ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो यहीं पे ख़त्म होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अगर आप देखा जाए तो हमारा ये पूरा टॉपिक जो है ट्रांसपोर्टेशन आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग एक्सक्रीशन के बारे में। तब तक आप हम लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।